हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का स्टार्टिंग किए थे अध्ययन, उसमें हमने सिक्स सेवन्थ क्लास की बुक्स को कंप्लीट कर लिया था। एट्थ क्लास की बुक को स्टार्टिंग शुरू किए थे, तो उसमें हमने भी 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। इसके पहले जो चैप्टर किया गया था वो कौन सा था? मिनरल पावर एंड रिसोर्सेस। जो अभी चैप्टर पढ़ना है, जो कि फोर्थ चैप्टर है एट्थ क्लास का, उसमें है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे कि आखिरकार एग्रीकल्चर होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, किन किन चीजों का उत्पादन करते हैं, कौन कौन सी हमारी प्रमुख फसलें हैं। हम इसको एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन ही रहेगा, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर रहेगा, दूसरा रहेगा फार्मिंग सिस्टम। तो फार्मिंग सिस्टम कौन कौन से हैं इंडिया में, या कौन कौन से पूरे वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं कॉमनली, तो उसमें फार्मिंग सिस्टम देखेंगे। टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में भी पढ़ेंगे कि फार्मिंग कौन कौन सी टाइप की होती है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के हमें फार्मिंग बेसिकली पढ़ना है। एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में आप देखेंगे कि जो मेजरली हम क्या करते हैं, खुद के खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए क्या करते हैं, कृषि करते हैं और उनका कृषि कार्य को संपन्न करते हैं, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग में आ जाए। कॉमर्शियल फार्मिंग का पर्पस ये होता है ऐसे खाद्य सामग्रियों का उत्पादन करना जिनका बेसिकली उपयोग क्या करते हैं, हम बेचने के पर्पस से करते हैं और लाभ प्राप्ति का उद्देश्य होता है। दूसरा जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो कौन सा रहेगा हमारा? इसमें रहेगा सॉरी, इसमें कौन सा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा? मेजर क्रॉप्स देखेंगे कि भारत में कौन कौन से या वर्ल्ड वाइड कौन कौन से मेजर प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं, चना, धान, बाजरा, ये सब चीजें जो है प्रमुख फसलों को देखेंगे। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखेंगे। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जब हम देखेंगे तो पहले इससे संबंधित इशू समझ लेंगे कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से संबंधित इशू कौन कौन से हैं जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बाधा बनते हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टेप्स है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको भी हम देखेंगे इसी में। फार्म इन इंडिया देखेंगे और फार्म इन यूएसए, क्योंकि विभिन्न देशों में जो फार्मिंग सिस्टम है वहां की टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट से क्या होता है, डिसाइड होता है। जैसे आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर को जो फैक्टर बेसिकली डिफाइड करते हैं, या कैसे उत्पादन होगा उस क्षेत्र में, कौन कौन सी कृषि की जाएगी, कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाएंगे, उसका निर्धारण वहां की मिट्टी, वहां की टोपोग्राफी और साथ ही साथ वहां का क्लाइमेट निर्धारित करता है कि वहां पर उत्पादन किन चीजों का होगा। तो हम इसी तरह क्या करेंगे, देखेंगे फार्म इन इंडिया और फार्म इन यूएसए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि जब हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे तो यहीं पर आप ये देखेंगे कि सॉरी, इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर को एज अ प्राइमरी एक्टिविटीज देखते हैं, कि ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रमुख रूप से क्या होता है, प्राथमिक होती हैं, उनको क्या किस में कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में देखते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिकल्चर हो गया, तो जो भी प्रमुख हमारे रॉ मटेरियल्स प्राप्त होते हैं हमें, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज से प्राप्त होते हैं। तो इट includes all those connected with extraction and production of natural resources। तो वो सब चीजें इससे कनेक्टेड होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज से, जो क्या होते हैं, एक्सट्रैक्शन या कहें प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के संबंधित होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, माइनिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है माइनिंग। कई लोग माइनिंग को ले जा सकते हैं सेकेंडरी में या टर्सरी में, या कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि माइनिंग किस कैटेगरी में आएगा या किस कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज में आएगा, प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएगा या थर्ड टर्सरी एक्टिविटीज में आएगा। तो आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, जो माइनिंग एक्टिविटीज होती है या माइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होता है फ्रॉम द लैंड, तो वो किस में आता है? प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में आप देखेंगे दिस आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेस। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हमने प्राप्त किए हैं बाय नेचुरल रिसोर्सेस से, या प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस से हमने जो प्राप्त किए हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग के पर्पस से, जैसे हमने माइनिंग किया, वहां से आयरन ओर निकाला, तो उसका क्या करेंगे, स्टील फॉर्मेशन में या कहें स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में उस रॉ मटेरियल का यूज करेंगे। ठीक है, या कहें जैसे हमने गेहूं उत्पादन किया तो उसका क्या बनाएंगे, आटा बनाएंगे, फिर उससे ब्रेड का बेकिंग करेंगे, मतलब ब्रेड बनाने का कार्य करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। सेकेंडरी जिसको हम द्वितीय कार्य बोलते हैं, तो द्वितीय कार्य में आ जाएगा। साथ ही साथ वेवरिंग ऑफ क्लॉथ, जैसे ऊन का उत्पादन जो है, कपास का क्या करते हैं हम, प्रोडक्शन करते हैं।
ठीक है। कपास का क्या करेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करेंगे जिसका उत्पादन होगा, फिर उसको क्या करेंगे, वेविंग करेंगे, मतलब उसको प्रोसेस करेंगे, थ्रेड के रूप में धागे के स्ट्रक्चर में लाएंगे, फिर फर्दर उसको क्या करेंगे, उसका क्लॉथ बनाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज में जिनका हमने उत्पादन किया है, जाके हमने सेकेंड एक्टिविटी में हमने क्या किया, सेकेंडरी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है उसका क्या किया, नेक्स्ट लेवल पे हमने क्या किया, उनमें वैल्यू एडिशन किया है। ठीक है, जब हम वैल्यू एडिशन और ज्यादा करते हैं तो वो आपको मैक्सिमम कहाँ देखेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज में देखने को मिलेगा। टर्सरी एक्टिविटीज में आप देखेंगे दिस प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। तो जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गए, साथ ही साथ जो सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो हमने मैन्युफैक्चर किया था या कहें जो प्रोडक्शन किया था हमने प्राइमरी एक्टिविटीज में, वही हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, माइनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, जो भी फिशिंग गैदरिंग जो भी है, उनको क्या करेंगे, उनमें वैल्यू एडिशन करेंगे, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाएंगे। फर्दर इनको क्या करेंगे, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोर्ट करेंगे या इसकी मार्केटिंग करेंगे या इसका लेवलिंग करेंगे, तो आप देखेंगे ये किस में आ जाएगा, टर्शरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। टू सो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दिस प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट हो सकता है या इंट्रा ट्रेड हो सकता है एक स्टेट से दूसरे ट्रेड में, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आ जाती है, हमारी टर्शरी एक्टिविटीज में आ जाते हैं। तो दोनों ही चीजें क्या है, इससे कनेक्टेड है, प्राइमरी एक्टिविटीज भी और साथ ही साथ सेकेंडरी एक्टिविटीज से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, टर्शरी एक्टिविटीज का यूज करके उनका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक स्थान से दूसरी जगह पे, उनका ट्रेड कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं उन सब चीजों का, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीजें आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज। तो आप एग्रीकल्चर को कैसे देखते हैं, ऐसा प्राइमरी एक्टिविटीज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। तो इसमें क्या देखते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे गेहूं उत्पादन होगा, धान का उत्पादन होगा, मक्के का उत्पादन होगा। ठीक है, जो तिलहन फसलें होती हैं, ऑयल सीड्स जो होते हैं, उनका प्रोडक्शन होगा। तो ये सब चीजें हमारी किस में आ जाएगी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आ जाती हैं। सो बेसिकली क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, रेयरिंग लाइव स्टॉक। तो ये सब किस में आ जाती है, हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आ जाती हैं, जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैसा है, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का क्या है, एक्टिविटी है। ठीक है, सॉरी, आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड अदर जो फैक्ट्स देखे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, जो वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज engaged in agricultural activities। तो आप देखेंगे कि 50% जो जनसंख्या है पूरे विश्व की, तो वो पूरी कहाँ पर लगी हुई है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगी हुई है। वहीं पर अगर आप इंडिया की स्पेसिफिकली इंडिया की बात करेंगे तो आप देखेंगे 66% और 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्टर्स एग्रीकल्चर है, तो कौन कौन से फैक्टर इसको डिसाइड करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को, कि कहाँ पर कौन सा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होगा, फिशिंग कहाँ पर होगा, माइनिंग कहाँ पर होगा, और साथ ही साथ जैसे ये देखेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन, किस वेराइटी ऑफ क्रॉप का प्रोडक्शन वहां पर होगा, धान का प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, गेहूं का प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, मक्के का प्रोडक्शन कहाँ पर होगा। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे तो प्लांटेशन भी आ सकता है। ठीक है, फार्मिंग भी आ सकती है, शुगर कैन फार्मिंग। तो इसमें आप देखेंगे कि इसको और ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कहीं ना कहीं ये दो फैक्टर जो बेसिकली इसको डिसाइड करते हैं या इसको अफेक्ट करते हैं, तो इसमें आ जाएगा टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट। तो कहीं की भी किसी भी क्षेत्र में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी खेती की जा रही है, जिस भी कृषि का उत्पादन किया जा रहा है, तो वहां पर दो फैक्टर मेनली उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वहां पर किस चीज का उत्पादन किया जाएगा। तो वहां पर टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, सॉइल की कैसी उचित क्या है, उसकी उत्पादकता कैसी है, वो फर्टाइल कैसा है सॉइल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ क्लाइमेट कैसा है वहां का, इसके ऊपर डिसाइड करता है कि वहां पर कैसा उत्पादन किया जाएगा, किन चीजों का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, factor influencing agriculture है, topography and soil are the vital for agricultural activity। ठीक है, the land on which the crop are grown
इज नोन एज अरेबल लैंड। तो जिस भी लैंड में, एग्रीकल्चरल लैंड में जहां पर हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अरेबल लैंड कहते हैं। ये टर्मोलॉजी है, तो आपको टर्मोलॉजी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। कॉफी का डिस्कवर किसने किया था? तो ये क्या थे, 850 एडी में ये कलेदी एक क्या थे, अरब गोट हर्डर थे। ये एक बकरी चराने वाले क्या थे, एक गडरिये थे, या कहें जो उनको चराते थे बकरियों को। तो वो क्या कर रहे थे, यहाँ वहां फसल घूम रहे थे, तभी उन्होंने क्या किया था, देखा था, और एक क्वीर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लॉक टेस्टेड द वेरीज ऑफ द एवरग्रीन बुश ऑन विच द गोट्स वर फीडिंग। तो ये क्या कर, एक पेड़ के जहां पर बकरियां क्या कर रही थी, उसके पत्ते खा रही थी एक पेड़ के, तो उसको टेस्ट किया था, तभी ये माना जाता है कि इनने इसको डिस्कवर किया था, कॉफी के प्लांट को। इससे रिलेटेड और भी कई सारी स्टोरीज हैं, तो हमारे एनसीईआरटी में इसी को दिया गया, तो आप इसी को देख सकते हैं। तो 850 एडी में कलदी जो कि अरब गोट हर्डर था, ठीक है। आप ये जानते हैं, डू यू नो मैसी इज आल्सो नोन एज द कॉर्न, ठीक है। जो मक्का होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी से क्या होता है, कॉर्न बनता है। वेरियस कलरफुल वेराइटीज ऑफ मैजी आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप कई सारी वेराइटी के क्या हो सकते हैं, मैजिस देख सकते हैं। चलिए फार्म सिस्टम को आगे पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इनपुट फार्म सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे इनपुट होता है प्रोसेसिंग प्रोसेस, आउटपुट फिजिकल इनपुट, साथ ही साथ। तो यहाँ पर आपको ये देखना है इंपॉर्टेंट, कि जब हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और फार्म सिस्टम में डिफरेंस इतना सा ये समझ लीजिए, कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो कहीं पर क्या करेंगे, बीज डालेंगे खेत में, ठीक है, वहां पर हार्वेस्टिंग मतलब उसको जुताई करेंगे खेत की, वहां पर सीड्स डालेंगे, केमिकल्स डालेंगे, उसकी केयरिंग करेंगे, तो फिर बाद में क्या होगा, बीज का उत्पादन होगा, फिर उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे आगे। तो यही चीज है कि इनपुट्स हम क्या देंगे किसी खेत में, वहां पर सीड्स लगाएंगे, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, हर्बिसाइड्स डालेंगे, साथ ही साथ मशीनरी का यूज करेंगे उसके खेत की जुताई के लिए, ठीक है। और वहां पर प्रोसेस होगा, प्लफिंग, शोइंग एंड स्प्रेइंग देखेंगे, फिर बाद में क्या होगा, आपको क्रॉप्स मिलेगा। ये पूरा एक फार्म सिस्टम का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब तो होगा ही साथ आपको ह्यूमन इनपुट्स भी मिल सकते हैं, कुछ फिजिकल इनपुट्स मिलेंगे और कुछ ह्यूमन इनपुट्स मिलेंगे। तो फिजिकल जो इनपुट्स है उसमें आप देखेंगे सनसाइन होगा, टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल एंड स्लोप। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फिजिकल इनपुट्स है, ठीक है। जो ह्यूमन इनपुट्स की बात करेंगे तो स्टोरेज हो जाएगा, लेबर हो जाएगा, मशीनरी एंड केमिकल्स। तो ये किस में आ जाएंगे, ह्यूमन इनपुट्स में आ जाएंगे। जो फिजिकल इनपुट्स है उसमें क्या आ जाएंगे, हमारे सनसाइन आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, सॉइल, स्लोप एंड रेनफॉल, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे फिजिकल इनपुट्स में आ जाएगा। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर आर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर। द ऑपरेशन नीडेड आर प्लफिंग, शोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो जब हम इस तरह से क्या करते हैं, इनपुट्स देते हैं और उसमें प्रोसेस होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, जो बीज लगाए होते हैं वो पौधे के रूप में आते हैं, फिर वो काफी बढ़ते हैं, फिर फर्दर क्या होते हैं, वो पक जाते हैं, फिर उनको हार्वेस्ट किया जाता है, उनकी कटाई की जाती है, फिर हमें क्या मिलते हैं, क्रॉप सीड्स मिलते हैं, ठीक है। फिर इस तरह क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जब कंप्लीट इनपुट देने के बाद जब प्रोसेस होता है, फर्दर हमें जब आउटपुट मिलता है, उस कंप्लीट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फार्म सिस्टम बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जब ये सब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पूरा कंप्लीट हमें प्रोडक्ट मिलेगा, या तो कहेंगे क्रॉप्स मिल जाएगा, वूल मिल जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। जब हम क्या करेंगे, लाइव स्टॉक फार्मिंग करेंगे या एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, तो वहां से हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर अदर फैक्ट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप देखेंगे कि मैन्यूर यूज किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर, एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है इसमें, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्रॉप क्रॉप रोटेशन देखेंगे, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन लीफ मैन्योर एंड वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरीके से जो क्या होता है, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का ना यूज करके हम किसका यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो इसमें कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे मैन्योर ले सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स ले सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी जानवरों का डग होगा, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम खेतों में डाल के उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट,
क्रॉप रोटेशन, तो जब हम क्या करते हैं किसी खेत में क्या करते हैं, हर 2-3 साल में क्या करते हैं वहां के उत्पादित करने जो बीज हम वहां पर लगा रहे होते हैं, जिसका उत्पादन कर रहे होते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, तो वहां की फर्टिलिटी में ग्रोथ आता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ग्रीन लीफ मैन्योर क्या होता है, जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं तो उनको एक गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, फर्दर समय के साथ क्या होता है वो सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा ग्रीन लीफ मैन्योर में कंपोस्ट कन्वर्ट हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट में आप देखेंगे कई सारे जो कीड़े होते हैं, जैसे अर्थवर्म होता है, केचुए होते हैं, वो क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये सब हमारे किसके पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के पार्ट होते हैं, या कहें कंपोनेंट्स होते हैं, जिनका यूज करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, डू यू नो, आप इसमें देख सकते हैं कि कल्चर वर्ड यूज करके और एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फिशिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यूज करते हैं। आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सभी क्या होते हैं, इनका स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये क्या होता है साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ on the soil, rising crops and rearing livestock, it is also called the farming। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, ये एक साइंटिफिक एंड साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन है, ये एक तकनीक है या कला है क्या करने का, कल्टीवेशन करने का, उत्पादन करने का। द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, कहीं पर किसी क्षेत्र या खेत में क्या करते हैं वहां पर अनाजों का उत्पादन करते हैं या वहां पर जानवरों का पालन करते हैं, तो इसको क्या करते हैं फार्मिंग कहते हैं। सेरिकल्चर में आप देखेंगे यहाँ पर हम क्या करते हैं सिल्क वर्म का क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं, या कहें उनका वहां पर उनका केयर करते हैं। फिशिकल्चर में हम यहाँ पर क्या करते हैं फिश का उत्पादन करते हैं। विटिकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स आ जाता है। हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर सभी आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, सभी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग में आप देखेंगे यहाँ पर, तो फार्मिंग की अगर बात करते हैं तो फार्मिंग को बेसिकली पहले दो कैटेगरी में करते हैं। एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग आ जाता है, सॉरी, एक आ जाएगा पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा हो जाएगा कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब हम कृषि कार्य जब कर रहे होते हैं और वहां पर उद्देश्य हमारा किसी तरह के व्यापार का ना होगा या कहीं किसी लाभ का ना होगा, अपने जीवन यापन जो हमें जीवन दया कहें साल भर की आवश्यकताएं होती है खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं जब कृषि कार्य करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। वहीं पे कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जब हम क्या करते हैं ऐसे कृषि कार्य करते हैं जिसका पर्पस हमारा क्या होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने का होता है। जैसे आलू का उत्पादन करें तो उसको क्या करेंगे ज्यादा मात्रा में हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, या कहें कुछ मात्रा में ही स्टोर करके बाकी का क्या कर देते हैं हम व्यापार कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग में आ जाता है। जैसे शुगर कैन फार्मिंग हो गया, ठीक है, शुगर कैन का उत्पादन करते हैं या प्लांट वहां पर पौधे लगाते हैं, ठीक है, कॉटन का हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आ जाती है हमारे कॉमर्शियल फार्मिंग में आ जाता है। तो जब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। प्रिमिटिव फार्मिंग में आप देखेंगे इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ जाता है, और नॉर्म नोमैडिक हेयरिंग आ जाता है। यहाँ पर आप कॉमर्शियल फार्मिंग में आप देखेंगे कॉमर्शियल ग्रेन, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, ये सभी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कौन कौन से क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं। Farming can classified into two main types depending upon the geographical condition and demand। तो आप ये देखेंगे कि जो भी हमारे फार्मिंग होते हैं तो उनको बेसिकली हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन। तो पहला कौन सा हो सकता है डिमांड ऑफ प्रोड्यूस लेबर एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पहला क्या होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली इनके जो डिवीजन करने का पर्पस है या कहें डिवीजन करने का जो बेस है जो मेजरमेंट है हमारा, तो क्या है डिमांड की, डिमांड कैसी है प्रोड्यूस की, ठीक है, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आप जहां पर भी देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत मिनिमम यूज किया गया है। वहीं पर कॉमर्शियल फार्मिंग में आप देखेंगे कि बड़े लेवल पर क्या करते हैं हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है डिमांड कम होती है और इनमें डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आप देखें दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपका पर्पस क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पर मेनली पर्पस क्या होता है, अपनी फैमिली की जितनी भी खाद्य आपूर्ति की आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करना। और बेसिकली ये देखा जाता है कि साल भर की जितनी भी खाद्य आपूर्तियों की आवश्यकता होती है उनका उत्पादन करना और उसको स्टोर करना साल भर के खाद्य आपूर्ति को पूरा करने का पर्पस होता है यहाँ पर। ठीक है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है तो पहले तो वहां पर पर्पस क्या होता है, अपनी फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा करना, जो खाद्य आपूर्ति होती है, खाद्य आवश्यकता होती है उसको पूरा करना और उस खाद्य आवश्यकता की खाद्य आपूर्ति करना। यहाँ पर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज होता है, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज होता है। हाउस होल्ड लेबर मतलब घर के ही लोग कृषि कार्य करते हैं, यहाँ पर बाहर से किसी को मजदूर जैसी चीजें नहीं लगाई जाती, घर के ही जितने सदस्य होते हैं वो पूरे क्या करते हैं, कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट्स। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence farming and primitive subsistence farming। तो इंटेंसिव में क्या होता है कि एक ही लैंड पर क्या होता है, पूरी फैमिली के लोग लगे होते हैं और साथ ही साथ उनका क्या होता है, सॉरी, in this type of farming the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है, जो फार्मर होते हैं कल्टिवेट्स स्मॉल प्लॉट्स, एक छोटे से भूमि में क्या करते हैं, ये कृषि कार्य करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ सिंपल टूल्स का यूज करते हैं, या कहें बेसिकली मिनिमम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, या कहें सिंपल टूल्स का यूज करके क्या करते हैं, और मोर लेबर का उपयोग करके, या कहें घर के सदस्यों को ही लगा करके करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट्स ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। तो आप यहाँ पर मेन फैक्टर क्या है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, साल भर में लगभग दो मेन प्रमुख कृषियों का उत्पादन करते हैं, या कहें मोर देन वन क्रॉप का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एक साल में। ठीक है। राइस इज द मेन क्रॉप। जो भी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है तो वहां पर राइस क्या होता है, हमारा मेजर क्रॉप्स होती है वहां के उत्पादन का। अदर क्रॉप्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन से होते हैं, व्हीट, पल्सेस, मेसी एंड oil seeds। The farming is prevalent in the thickly polluted area of the monsoon region of the southeast and the east Asia। तो आप ये देखेंगे कि इसका जो उत्पादन होता है यहाँ पर किन किन एरिया में होता है, जहाँ पर क्या होता है, थिकी पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं। साथ ही साथ ये किस पे डिपेंड होते हैं, इरिगेशन बेसिकली इनका किससे रिलेटेड होता है, मानसून रीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के रीजन में आप इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को देख सकते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहां पर आपको देखेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, साथ ही साथ नोवेडिक हार्डिंग होता है। तो इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आप मेजरली जानते होंगे झूम कृषि के क्या करते हैं, जो भी फार्मर्स होते हैं या कहें लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक बड़े लैंड का किसी फॉरेस्ट एरिया के किसी लैंड का क्या करेंगे, यहाँ के जितने भी पेड़ होंगे उनको साफ करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, उनको बर्न कर देंगे। तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, जो एसेस होंगे वो सॉइल के साथ मिल जाएंगे और वहाँ की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो लगातार यहाँ पर क्या करेंगे, 3-4 सालों तक ये क्या करेंगे, कृषि कार्य करेंगे और फर्दर जब इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इस क्षेत्र को छोड़कर एक नए क्षेत्र की खोज पर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नोवेडिक हार्डिंग क्या होती है, यहाँ पर बेसिकली लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य कम करके ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का ज्यादा उपयोग करते हैं, वहां पर एनिमल हस्बेंड्री का पालन करते हैं। साथ ही साथ वहां पर देखेंगे कि वो एनिमल से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क हो गया, मक्खन हो गया, ये सब चीजों का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मीट हो गया, ठीक है, और इससे ये डिपेंड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Shifting cultivation, it is practiced in the thickly forested area of Amazon basin, tropical Africa, part of Southeast Asia and नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आप देखेंगे कि जो थिकी फॉरेस्टेड एरिया होते हैं, ठीक है, ये थिकी फॉरेस्टेड एरिया जो होते हैं तो वहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे प्रैक्टिस हमें देखने को मिलेगा। अमेजन बेसिन होगा, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड
नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, जब आप इंडिया में देखते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट होता है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है और गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, रोक भी लगाने का प्रयास करती है। ठीक है, दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन। तो आप जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो एरिया देखते हैं मेजरली, तो यहाँ पर कैसा होता है, हैवी रेनफॉल होती है और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन होता है। यहाँ पे प्लांट्स फास्ट ग्रो कर जाते हैं क्योंकि जितने भी रीजनरेशन के लिए रिक्वायर्ड मिनरल्स, वाटर, सनलाइट की जरूरत होती है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध होती है। मेथड, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय felling द ट्रीज एंड बर्निंग देम। The ashes are then mixed with the soil and crops are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to the new plot. तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, एक लैंड को क्लियर करते हैं, वहां के पेड़ पौधों को काटते हैं, उनको वहीं पर बर्न कर देते हैं और कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो एसेस क्या होती है उसी सॉइल के साथ मिल जाती है और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके से वहां पर लगातार वो क्या करते हैं, 2-3 सालों तक कृषि कार्य करते हैं। जब उस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फर्दर नए प्लॉट की खोज के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, नोवेडिक हार्डिंग क्या होती है, इट इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर क्या होता है, कम मात्रा में वर्षा की प्राप्ति होती है, जहां पर क्या होता है कृषि कार्य कम हो सकता है, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा, या कहीं ग्रासलैंड जैसे एरिया में आपको क्या मिलेगा, आपको नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलेगी, जैसे सहारा रीजन ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो इन रीजन में आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा या तो टेम्परेचर ज्यादा होगा या कहीं थोड़ा सा ऐसे क्लाइमेट होगा यहाँ पर वेजिटेशन कम हो, या तो टेम्परेचर ज्यादा हो या टेम्परेचर कम हो। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे वहां पर वेजिटेशन हमें कम मिलता है लेकिन टेम्परेचर कम होता है। वहीं पर राजस्थान जैसे रीजन में आप देखेंगे कि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है लेकिन वेजिटेशन वहां का कम होता है। तो ऐसे रीजन में जहां पर वेजिटेशन कम होता है, जहां पर कृषि कार्य कम किया जा सकता है, तो ऐसे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि नोमैडिक हर्डिंग एक्टिविटीज को ज्यादा परफॉर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है वहां पर जानवरों का पालन करते हैं और उन्हीं से संबंधित जितने उत्पाद होते हैं, जैसे दूध हो गया, मांस, मीट हो गया, ठीक है, और उससे संबंधित और भी प्रोडक्ट, जैसे भेड़ों का पालन करेंगे तो ऊन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में पश्मीना बकरी का पालन किया जाता है तो उससे ऊन भी प्राप्त करते हैं, मीट भी प्राप्त करते हैं, उसका मिल्क भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें नोमैडिक हर्डिंग से रिलेटेड होती है। और आप इनको देखेंगे कि जितने भी जानवरों का पालन करते हैं तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको पानी उपलब्ध हो, साथ ही साथ उनसे संबंधित खाना उनको जानवरों को उपलब्ध हो, तो इस क्या करते हैं, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर शिफ्ट करते हैं। ये सीजनल शिफ्ट भी करते हैं, एक सीजन में पहाड़ी क्षेत्र में क्या होते हैं, ऊपरी सीजन में चले जाते हैं। जैसे ठंड का सीजन जब पड़ता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि वहां के जो भी ये नोवेडिक होते हैं या कहें जो घुमंतु लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपरी क्षेत्रों में चले जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, सॉरी ग्रीष्म ऋतु में ऊपरी क्षेत्र पर चले जाते हैं, वहीं पर शीत ऋतु में क्या करते हैं, ये पहाड़ी के निचले क्षेत्र पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से इनमें शिफ्ट भी देखा जाता है, माइग्रेशन भी देखा जाता है, सीजनल माइग्रेशन देखा जाता है। ठीक है, मेथड क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen move from place to place with their animal for fodder and water along डिफाइंड रूट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बेसिकली एक डिफाइंड रूट में या कहें हमेशा एक ही क्षेत्र को क्या करते हैं, यहाँ से वहां मूव करते हैं। तो आप इनका पर्पस क्या होता है, जो जानवरों का खाना है उसकी प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ वाटर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये कौन कौन से जानवरों का पालन करते हैं, जैसे राजस्थान क्षेत्रों में आप देख लेंगे कैमल, sheep, याक, गोट एंड मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। तो ये कॉमनली क्या होते हैं, ये सभी जानवर को ये क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड मिल्क, जितने भी ये जानवर होते हैं इनसे क्या क्या इनको प्राप्त होता है, मिल्क मिल जाता है, मीट, वूल, ठीक है, ऊन भी मिल जाता है, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। कॉमर्शियल फार्मिंग में आप क्या देखेंगे, ठीक है, आप वर्ल्ड में देख सकते हैं कि अरेबल लैंड कैसे है, ये तो पूरा क्या होगा, सहारा रीजन होगा, तो ये क्या है, ये अरेबल नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर भी ये रीजन क्या होता है, ये ग्लेशियर वाला रीजन हो जाता है। जैसे चाइना का ये वाला रीजन क्या है, फर्टाइल नहीं है। तो सभी जगह फर्टाइल या कहीं हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते या कहीं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो आप ये देख सकते हैं मेनली कहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं कि आप जितना भी ईस्टर्न कोस्टल रीजन है वहीं पर ज्यादा मात्रा में क्या होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। इंडिया में आप देख सकते हैं यहाँ सभी जगह होता है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया में देख सकते हैं कि ये ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रहे हैं। आप यूरोप में देख सकते हैं, अमेरिका में आप देख सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा होता है। तो इसके बारे में आप ये भी रिलेट कर सकते हैं जो पिछले चैप्टर पढ़े थे कि आखिरकार जो ईस्टर्न रीजन में अधिकतर आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज दिख रही हैं। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के आप ईस्टर्न पार्ट में देखिए कि आपको क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देखने को मिला। आप इस रीजन को छोड़ दीजिए बस। तो आप ये देखेंगे कि सभी जगह के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ईस्टर्न रीजन में हमें क्या मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी ट्रेड विंड्स होती हैं, जितनी भी व्यापारिक पवनें होती हैं, तो ईस्टर्न रीजन से क्या होते हैं, ये मूव करती हैं वेस्ट की तरफ। तो जितना भी इनका वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है क्लाउड्स की, तो ये क्या करते हैं, पूर्वी क्षेत्रों पर बारिश करते हुए आगे वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, जब तक इनका क्या हो जाता है, जितनी भी रेन कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो आपको वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा कि यहाँ के क्या होती है, पानी की मात्रा या कहें एनुअल रेनफॉल कम देखने को मिलता है। इसलिए आपको वेस्टर्न रीजन में कम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देखने को मिलती है। ठीक है। In commercial farming, crop are grown and animal are reared for sale and market। तो कमर्शियल पर्पस में आप देखेंगे कि जब भी हम एग्रीकल्चरल फार्मिंग करते हैं या कहें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं, तो हम वहां पर का पर्पस क्या होता है, उनको पालन या उत्पादन करने का पर्पस क्या होता है, वहां पर मेनली पर्पस होता है सेल का पर्पस होता है, मार्केट में बेचने का। द एरिया कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लास। तो आप कमर्शियल फार्मिंग में आप देखेंगे कि बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, हम कल्टीवेशन करते हैं और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट्स देते हैं, इनपुट लगाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी मात्रा में कैपिटल यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे अमेरिका में फार्मिंग देखेंगे तो वहां पर मेनली क्या होता है, मशीनरी का यूज ज्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स, कमर्शियल फार्मिंग में आप 3 टाइप देख सकते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। ये 3 कैटेगरी कमर्शियल फार्मिंग में देख सकते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है, क्रॉप आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। जितने भी हम क्या करेंगे, ग्रेन का उत्पादन करेंगे, अनाजों का उत्पादन करेंगे, तो वहां का पर्पस क्या होगा, बेसिकली उनका सेल पर्पस रहता है या कहें मार्केट में बेचने का पर्पस होता है। ठीक है। कॉमन क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, मक्के का या गेहूं का उत्पादन करते हैं। मेजर एरियाज कौन कौन से होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है, ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। सीवियर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो जितनी भी ये हम यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, वीट का या मैसी का उत्पादन करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या होता है, सीवियर विंटर से भी इसको बचा के रखना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है, हम सिर्फ एक साल में एक ही क्रॉप का उत्पादन कर पाते हैं। और इसका एरिया कौन कौन सा होता है, किस रीजन में हम इनका उत्पादन करते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करते हैं। तो जितनी भी टेम्परेट जोन होता है 23.5 डिग्री से जो 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होता है, उससे लेकर हम कहाँ तक करते हैं, 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के रीजन में आप देखेंगे वो टेम्परेट जोन होता है। तो वहां पर देखेंगे हम क्या करते हैं, जो हमें टेम्परेट ग्रास लैंड के एरिया मिलते हैं, उस रीजन में हम क्या करते हैं, ऐसे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करते हैं। तो ये रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो आप ये ये ऊपर वाला मैप देखिए, तो ये वाला जो रीजन है, तो इस रीजन में हम क्या करते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करते हैं। ये ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैप के साथ देखते जाइए तो थोड़ा आसान होगा समझने में भी। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, mixed commercial farming, the land is used for growing foods and fodder crops and rearing livestock। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करेंगे
ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज से। तो साथ ही साथ वहां पर हम क्या कर रहे होंगे, लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी करेंगे, या फॉडर या कहीं जानवरों के लिए खाद्य आपूर्ति के लिए क्या करते हैं, जानवरों के खाद्य जो खाना खाते हैं वो उनसे संबंधित क्या होते हैं उनका भी उत्पादन करेंगे, तब वो क्या कहलाता है, हमारा मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, तो लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। तो जानवरों के पालन के लिए, ठीक है, उनसे संबंधित जो वो खाद्य होते हैं उनकी खाद्य का उत्पादन करना, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करना, वो मिक्स्ड फार्मिंग आता है। आप इसको देख सकते हैं यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये चीज आप छोटे लेवल पर कहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया में भी देखते हैं कि जो भी किसान होते हैं तो वो अपने घरों में क्या करते हैं, 3-4 गाय भैंस या बकरी रखे रहते हैं। तो वहां पर देखेंगे कि वो क्या करते हैं, अपने उत्पादन साथ ही साथ बेचने के लिए भी वो क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, और साथ ही साथ जानवरों को खाद्य के लिए भी उनका उत्पादन करते हैं। प्लांटेशन आप देखेंगे, ओनली सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर कैन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल क्रॉप का हम उत्पादन करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, प्लांटेशन में आपको लार्ज अमाउंट में लेबर भी लगेगी, जैसे जो टी प्लांटेशन होते हैं या टी प्लांट्स होते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि उनकी पत्तियों को निकालने के लिए बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, श्रमिक लगे होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक एक पत्तियां निकालते हैं। तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हमें लेबर की जरूरत होती है, श्रम की जरूरत होती है, और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में कैपिटल रिक्वायर होता है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाई फैक्ट्रीज। तो जो प्लांटेशन क्या करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, लीफ हो जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, शुगर केन हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो खुद में ही क्या कर सकते हैं, अपने फैक्ट्री में ही क्या कर सकते हैं, उसका प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, या नियर बाई फैक्ट्री में क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट करके इसको प्रोसेस कराते हैं। एरियाज ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी ट्रॉपिकल रीजन होते हैं तो आपको उस रीजन में क्या हो जाएगा, प्लांटेशन देखने को मिल जाएंगे। प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफी, शुगर कैन, कैशू, रबर एंड बनाना। रबर इन मलेशिया, कॉफी, आपको रबर कहाँ पर सबसे ज्यादा प्लांटेशन देखने को मिल जाएगा, रबर का प्लांटेशन मलेशिया में, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया, श्रीलंका एंड सम एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं आप। ठीक है, मेजर क्रॉप्स अब देखना है कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, या इंडिया में या वर्ल्ड वाइड उनका उत्पादन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड हम सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करते हैं, मेजर क्रॉप्स में कौन कौन सा देखा जाता है, राइस। तो मेजर क्रॉप्स में आप एक एग्जांपल राइस का देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, चावल का उत्पादन करते हैं या धान का उत्पादन करते हैं। मेजर फ्रूट क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। राइस नीडेड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ राइस नीडेड हाई टेम्परेचर, यहाँ पर हाई टेम्परेचर चाहिए, साथ ही साथ हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल, बड़ी मात्रा में वर्षा भी होनी चाहिए। ऐसा रीजन जहाँ पर वर्षा मात्रा अधिक मात्रा में हो, वहां पर ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो, साथ ही साथ वहां का टेम्परेचर भी ज्यादा हो। तो ऐसे रीजन में हम क्या करते हैं, राइस का उत्पादन करते हैं। और आपको ये सब चीजें आपको कहाँ पर मिल जाती हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिल जाता है। तो ये वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा राइस का उत्पादन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी ये यहाँ से आप देखेंगे क्या है, इक्वेटर निकलती है, तो आप यहीं पर देखेंगे क्या है, सबसे ज्यादा राइस का उत्पादन होता है। ठीक है, तो जैसे चाइना में देख सकते हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, ये क्या है, चाइना क्या है यहाँ पर टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री में आता है। चाइना लीड्स, इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, साथ ही साथ इसकी कैपेसिटी क्या होती है, एलुवियल, ये क्या करती है, ज्यादा मात्रा में क्या करती है, वाटर को रिटेन करके रखती है, अपने पास वाटर को ज्यादा मात्रा में अवशोषित करके रखती है। चाइना लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ द राइस फॉलोड बाय द इंडिया, जापान एंड श्रीलंका। तो आप ये देखेंगे कि चाइना क्या करता है, इसके राइस के प्रोडक्शन को लीड्स करता है, उसमें इंडिया, जापान एंड श्रीलंका भी देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पर अगर रैंकिंग देखें टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का अगर देखा, तो टॉप पे कौन है, चाइना है, फिर इंडिया आता है। ठीक है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, ब्राजील एंड पाकिस्तान। तो इस क्रम में क्या होते हैं, मैक्सिमम कंट्रीज क्या करते हैं, राइस का उत्पादन करते हैं। ठीक है।
इंडिया में आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट सबसे ज्यादा राइस का उत्पादन करते हैं। तो अब टॉप में कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप पूरे स्टेट्स का क्रम। वीट का प्रोडक्शन आप देखें, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पर ना तो ज्यादा गर्म गर्म टेम्परेचर हो या कहें हाई टेम्परेचर ना हो, मिनिमम मीडियम टेम्परेचर हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो। रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग, जब ये क्या होता है, बढ़ रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है वीट, तब हमें क्या चाहिए? रेनफॉल चाहिए। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे यहाँ पर ब्राइट सनसाइन एंड टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जब हम क्या करें उसकी कटाई करें तो वहां पर क्या हो, जब गेहूं की कटाई हो रही होती है जिस रीजन में, जब उसको हार्वेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या हो, सनसाइन या कहें सूर्य का प्रकाश प्रॉपर बने रहे, या कहें बरसात ना हो। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्राइड लोमी सोइल, तो आपको ये देखने को मिल जाता है ट्रेंड, जो लोमी सॉइल होती है तो उस रीजन में क्या होता है, जैसे एक ऐसा लैंड हो जहां पर क्या हो, लोमी सॉइल हो, इसको क्या बोलते हैं? दोमट मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है रेतीली मृदा, जो चिकनी मृदा होती है, चिकनी मृदा के साथ साथ उसमें क्या हो, रेत के भी कण हो हल्का, तो वो किस में आ जाता है? दोमट मृदा के क्वालिटी होती है, या कहें ऐसे कैटेगराइज किया जाता है इसको। Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, and Australia, and in India. In India, it is grown in winter. तो हम क्या करते हैं इंडिया में, इसको कब उत्पादन करते हैं? विंटर के सीजन में करते हैं। आप इसका देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। सो टॉप व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में तो पहले टॉप में तो इंडिया, चाइना आ जाता है, सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है। चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी एंड टर्की। तो इस तरीके से टॉप 10 कंट्रीज में आप पहले नाम नंबर पे चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स है, चौथा फ्रांस, ठीक है, पांचवा रशिया। ठीक है, तो इस तरीके से 10 कंट्रीज क्या है, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, millets, they are also known as the coarse grain and can be grown on less fertile and sandy soil। तो आप ये देख सकते हैं कि मिलेट्स का उत्पादन, इनको मोटे अनाज भी कहते हैं, तो इनका उत्पादन बेसिकली आप कहाँ पर देख सकते हैं? ऐसा रीजन जहाँ पर क्या हो, लेस फर्टाइल हो, और साथ ही साथ वहां पर कम रेनफॉल हो, या कहें सैंडी सॉइल हो, या कहें रेतीली मृदा हो, तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, मोटे अनाजों का या मिलेट्स का उत्पादन करते हैं, जैसे राजस्थान वाला रीजन होगा वहां पर। इट इज हार्डी, it is hard crop that needs low rainfall, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर लो रेनफॉल की जरूरत होती है, या कहीं कम मात्रा में भी एनुअल रेनफॉल हो गया तब भी चल जाएगा, साथ ही साथ हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एन एडिक्वेट रेनफॉल। ठीक है, मतलब ज्यादा मात्रा में रेनफॉल ना हो, लेकिन इतना हो कि क्या हो सके, इनके प्रोडक्शन में हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से होता है? ज्वार हो गया, बाजरा, रागी एंड ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर में भी इनका उत्पादन किया जाता है। मैज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, जैसे मैसी हो गया, तो इसका उत्पादन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा किस रीजन में? जहां पर मॉडरेट टेम्परेचर हो, रेनफॉल एंड लेट्स ऑफ सनशाइन हो, तो रेनफॉल भी हो काफी मात्रा में, साथ ही साथ मॉडरेट टेम्परेचर। और ठीक है, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। ठीक है, जब हम मैसी का उत्पादन करेंगे तो वैसे रीजन में क्या होना चाहिए? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। मैसी इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन आप देख सकते हैं कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका रीजन में, साथ ही साथ ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यहाँ पर है। इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, तो आखिरकार आप ये देखेंगे कि आज की डेट पे, जैसे आप ये यहाँ पर देखेंगे 2023 में हमने क्या किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया था। ठीक है, मिलेट्स एज अ की टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल कंजप्शन। ठीक है, तो आप ये माना जा रहा है कि मिलेट्स का क्या प्रोडक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रिशन है उसकी सिक्योरिटी, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, या उसको पूरा कर सकते हैं मिलेट्स के द्वारा। तो आप ये देखेंगे कि आज की डेट पे क्या हो रहा है, मिलेट्स प्रोडक्शन को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, क्लाइमेट रेजिस्टेंस है।
ठीक है। ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाए, ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो क्या है, ये रेजिस्टेंस फील करता है और ये बराबर मात्रा में क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मिलेट प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट किए थे इसके प्रोडक्शन को, क्योंकि इसके पहले जब प्रिमिटिव एग्रीकल्चर किया जाता था, बेसिकली इन्हीं सब का ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता था, उत्पादन किया जाता था। फैक्टर अफेक्टिंग द कंजप्शन ऑफ मिलेट्स, कौन कौन से जो फैक्टर्स है कि इसके कंजप्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स, क्या हो गया, हमारे खाने की जो हैबिट्स है वो चेंज हो गई है। पहले हम क्या करते थे, मोटे अनाजों का क्या करते थे लोग, ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इंक्रीज्ड कंजप्शन इन द फूड बास्केट, लेक ऑफ मार्केट एंड इनोवेशन, तो आप देख सकते हैं कि इसकी मार्केटिंग कम होती है, साथ ही साथ इसमें इनोवेशन भी कम है। चेंजिंग परसेप्शन एंड टेस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, तो परसेप्शन भी इसको लेकर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग मिलेट कल्टीवेशन, तो इससे बेनिफिट्स क्या है, अगर हम मिलेट्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। इंश्योरिंग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इससे क्या होता है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पूरी हो जाएगी। क्लाइमेट क्या है, ये क्लाइमेट रेसिलियंट है। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेनिफिट्स है। मिलेट्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, मिलेट्स इन इंडिया, ये आप देख सकते हैं, इसको पढ़ना है अबाउट मिलेट्स। ठीक है, वाई एंड ब्रॉडकास्ट। चलिए आगे चलते हैं। कॉटन, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। जहां पर प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन होगा तो वहां पर आपको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर हो, लाइट हो, रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, तो वहां पर क्या हो, जहां पर कॉटन का प्रोडक्शन करना है तो ऐसे रीजन में या ऐसे टोपोग्राफी में हमें क्या क्या जरूरत होगी, वहां पर क्लाइमेट के रूप में हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, साथ ही साथ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब वहां पर किसी तरह का क्या बोलते हैं, जब ज्यादा ठंड पड़ जाती है तो क्या हो, मिनिमम 10 फर्स्ट फ्री डेज हो यहाँ पर, of bright sunshine for its growth. It grows best on ब्लैक एंड एलुवियल सोइल, तो जो काली मृदा होती है या जलोढ़ मृदा होती है वहां पर क्या होता है, इसका ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इसके कॉटन के प्रोडक्शन में देखा जाए तो लीडिंग कंट्रीज कौन से हैं, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट आर द मेन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। देखते हैं, इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो जितने भी कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है तो कॉटन हमारा क्या होता है, मेजर या मेन रॉ मटेरियल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि इंडिया में जैसे कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कॉटन का प्रोडक्शन, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये रीजन में आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मात्रा में बारिश भी होती है। यहाँ पर क्या है, डेक्कन प्लेट्यू होने की वजह से यहाँ पर क्या है, काली मृदा, साथ ही साथ जलोढ़ मृदा देखने को मिल जाती है। ठीक है, हाई रेनफॉल, टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर कोस्टल रीजन होने की वजह से यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो ज्यादा ठंड का या कहें ठंडी के सीजन में यहाँ पर किसी तरह का फ्रॉस्ट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री प्रभाव देखने को मिल जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट बना रहता है, गर्मी हो या ठंडी। तो ये कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। क्लाइमेट कैसा हो, टेम्परेचर लगभग 21 से 30 डिग्री सेल्सियस हो, मिनिमम 180 डेज फ्रॉस्ट फ्री डेज हो, रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर, नियरली 50% ऑफ द कॉटन क्रॉप एरिया इन रेन फेड। तो ऐसे रीजन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है जहां पर क्या हो, बड़ी मात्रा में क्या हो, बारिश हो। स्टेट्स आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है कॉटन का, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इंडिया पोजीशन सेकंड है आफ्टर चाइना। सॉइल कौन सी हो, ब्लैक सॉइल या एलुवियल सॉइल हो, जो कि क्या हो, हाई वाटर रिटेनेशन इसकी कैपेसिटी होती है। और कुछ स्पेशीज ऑफ कॉटन है, जैसे एशियन कॉटन होगा, इजिप्शियन कॉटन होगा, अमेरिकन अपलैंड कॉटन। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिया में चारों कैटेगरी के जो कॉटन होते हैं सभी का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि कॉटन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो इसमें आप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं। ठीक है, ब्राजील, ये सब जितने भी कंट्रीज, माली, सेनेगल, बुर्किना फासो, कॉट दी आइवरी, घाना, मोजाम्बिक, मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना,
ताजिकिस्तान, तुर्की, ब्राजील, यूएसए। तो इन सब कंट्रीज में क्या होता है, मेजरली कॉटन का उत्पादन देखने को मिलता है। अगर 2023 का अगर रिपोर्ट देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कॉटन का प्रोडक्शन बेसिकली टॉप पे कौन था प्रोडक्शन करने में, चाइना टॉप कंट्री था, दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, तीसरे पे आपको मिलेगा अमेरिका, चौथे में आपको ब्राजील, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जूट का प्रोडक्शन आप देखेंगे, जूट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इट ग्रोस वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो आप ऐसे रीजन में इसका ज्यादा प्रोडक्शन देखेंगे जहां पर बड़ी मात्रा में बारिश हो और साथ ही तो वहां का टेम्परेचर क्या हो, काफी हाई हो और साथ ही साथ ह्यूमिड हो, काफी ह्यूमिड हो वहां पर। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज है तो ये सभी फीचर्स आपको कहां पर मिलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में। तो आप ये देख रहे हैं कि पहले ही हम आपको बताएं कि जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होंगे जिस रीजन में भी होंगे तो वो वहां की क्लाइमेट और वहां की टॉपोग्राफी से डिसाइड होगा। तो वहां की टॉपोग्राफी अभी यहाँ पर देखेंगे सॉइल कैसी हो, साथ ही साथ मेन चीज यहाँ पर क्या, क्लाइमेट इसको रिक्वायर कौन कौन सा है, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, ठीक है, और हाई ह्यूमिड क्लाइमेट हो वहां पर। तो ऐसे रीजन में आपको जूट का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। और ये वाला जो हमें क्लाइमेट है वो बेसिकली कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर लगभग बारिश होती है और साथ ही साथ यहाँ का टेम्परेचर भी हाई बना रहता है। बारिश होने के साथ साथ हाई टेम्परेचर होने से वहां पर देखा जाता है कि ह्यूमिडिटी भी बड़ी मात्रा में बनी रहती है। इस वजह से जूट का प्रोडक्शन हमें ट्रॉपिकल रीजन में बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज के रूप में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा इनका जो प्रोडक्शन होता है वो कौन कौन करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें इंडिया में स्टेट्स में देखें कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, तो बांग्लादेश यहाँ पर सबसे ज्यादा करता है। साथ ही साथ उससे लगा जो रीजन हुआ है वो हमारा कौन सा, वेस्ट बंगाल है। तो सबसे ज्यादा हमारा इंडिया में कौन सा स्टेट प्रोडक्शन करता है जूट का, तो वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे पे है असम एंड चौथे नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये सभी स्टेट्स क्या करते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा ये तीसरे नंबर पे आ जाता है, असम एंड आंध्र प्रदेश ये सभी क्या है, इनका जूट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है? अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया, देन बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, बांग्लादेश में उज्बेकिस्तान, चाइना, नेपाल, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जूट का जो प्रोडक्शन है बहुत कम कंट्रीज करती हैं और बहुत कम मात्रा में करते हैं। ठीक है, तो वहां पर इंडिया क्या है, टॉप लीडिंग कंट्रीज है, तो जूट प्रोडक्शन में इंडिया क्या है, फर्स्ट आता है। दूसरा दूसरे नंबर पे आता है हमारा बांग्लादेश जो पास का पड़ोसी देश है। ठीक है, तो ये सब चीजें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उनको याद रखें क्योंकि ये स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है या कहीं सिक्वेंस में पूछ लेता है। कॉफी में आप देखेंगे कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड, लोमी सोइल। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कैसा होना चाहिए टेम्परेचर, यहाँ पर कॉफी के प्रोडक्शन के लिए वेट क्लाइमेट हो, या मतलब ये हो वर्षा ज्यादा हो, साथ ही साथ वेल ड्रेन्ड, लोमी सोइल हो और टेम्परेचर भी यहाँ पर कैसा हो, हाई हो। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बारिश हो लेकिन वो पानी, बारिश का पानी क्या हो, रुका ना रहे। इस वजह से ऐसे रीजन या हिली रीजन जहाँ पर क्या हो, बारिश तो ज्यादा हो लेकिन वो क्या हो, स्लोप वाला हो, जिससे क्या हो पानी गिरे, वहां के रीजन को वेट करे, गीला करे और वो पानी क्या हो जाए, रुके नहीं और फ्लो कर जाए। तो ऐसे रीजन हमें कहाँ मिलता है, हिली रीजन में, इसलिए कॉफी का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो आप देखेंगे कि ब्राजील क्या करता है, सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करता है। देन आपको देखेंगे कोलंबिया एंड इंडिया को देखेंगे, तो टॉप में कौन सा है, ब्राजील, सेकंड कोलंबिया, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा, मैक्सिको। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे कौन सा होगा, मैक्सिको। फोर्थ नंबर पे वियतनाम आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी कंट्री है। सेवंथ नंबर पे हमारा इंडिया आ जाता है कॉफी प्रोडक्शन में। तो टॉप लीडिंग कंट्रीज कौन सा हो गया, ब्राजील, देन कोलंबिया, इंडोनेशिया एंड
वियतनाम। ठीक है। टी प्रोडक्शन में आप देखेंगे कि टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन इन ऑन प्लांटेशन। तो इसका भी क्या होता है, प्लांटेशन बड़ी मात्रा में एक ही टाइप के पेड़ों को लगाना बड़े रीजन में या बड़े लैंड में, तो वही क्या कहलाता है, प्लांटेशन कहलाता है। तो टी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, बेसिकली ऐसे रीजन में जहाँ पर क्या हो, बड़ी मात्रा में बारिश हो, वेल ड्रेन्ड हो, लोमी सोइल हो एंड जेंटल स्लोप हो, मतलब हैवी स्लो, मतलब काफी तेज तीव्र ढाल ना हो, मंद ढाल हो, ऐसा रीजन जहाँ पर मंद ढाल हो। ठीक है। रिक्वायर कूल क्लाइमेट, ज्यादा टेम्परेचर ना हो, कूल हो, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो आपको क्या चाहिए, ट्री प्रोडक्शन के लिए वहां पर चाहिए कि साल भर क्या हो, वर्षा होती रहे और साथ ही साथ टेम्परेचर ज्यादा ना हो। तो आपको ऐसा रीजन कहाँ पर मिलेगा, हिली रीजन में मिलेगा और साथ ही साथ असम जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिला। फॉर द ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स, लेबर इज लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि टी का प्रोडक्शन जब करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, तो वहां पर बड़ी मात्रा में क्या होता है, लेबर से श्रमिक की जरूरत होती है, क्योंकि लीव्स के एक एक पत्ते को तोड़ के क्या करना पड़ता है, उसको सुखाते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, टी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या लगता है, हमें लेबर की आवश्यकता होती है। तो अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, लीडिंग कंट्रीज में केन्या हो जाएगा, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। तो आप ये देखेंगे कि ये सभी कंट्रीज क्या करते हैं, बेस्ट क्वालिटी की क्या करते हैं, टी का प्रोडक्शन करते हैं। अगर टॉप लीडिंग कंट्रीज में देखें तो इंडिया क्या आ जाता है, टॉप में इसके प्रोडक्शन में आता है। टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सा है, इंडिया है, और साथ ही साथ इंडिया को माना जाता है टॉप कंज्यूमिंग कंट्रीज भी है। सबसे ज्यादा चाय का खपत कहाँ पर होता है, इंडिया में ही होता है। साथ ही साथ सेकंड नंबर पे आज मिल जाएगा श्रीलंका, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, केन्या, टर्की, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ईरान, वियतनाम, म्यांमार, तंजानिया एंड जिम्बाब्वे। सो दीज आर द 10 टॉप कंट्रीज विच आर प्रोड्यूसिंग द टी। ठीक है। तो आप यहाँ पर एक मिनट, आप यहाँ पर ये देखेंगे, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में बात की जाए, जैसे कि टी टी के प्रोडक्शन में इंडिया क्या है, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। लेकिन एक्सपोर्टिंग में क्या है, कम है, या कहें इसको इंडिया को माना जाता है कि टॉप कंज्यूमिंग कंट्रीज में माना जाता है, टॉप मोस्ट कंज्यूमिंग कंट्रीज है टी के प्रोडक्ट कंजप्शन में। तो टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में देख सकते हैं कि जो श्रीलंका प्रोडक्शन करता है, तो उसका क्या करता है, मेजर पार्ट क्या करता है, ये एक्सपोर्ट कर देता है, श्रीलंका, केन्या। तो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आप देखेंगे रैंकिंग, तो श्रीलंका आ जाएगा फर्स्ट, केन्या, चाइना, इंडिया, वियतनाम, ठीक है, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, युगांडा, मालावी एंड यूएई। ठीक है। एक्सक्यूज में, ठीक है, कोई बात नहीं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में ये इससे रिलेटेड क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट या इसके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में प्रोडक्शन को ज्यादा लाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के कार्य होते हैं। जैसे आप देखें, इट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन in order to meet the growing demands of increasing population। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का एफर्ट्स क्या होता है, या कहें इसमें क्या किया जाता है, तो मेनली एफर्ट्स क्या लगाया जाता है कि जितने भी हम फार्म प्रोडक्शन करते हैं, जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, तो उसकी जो एफिशिएंट प्रोडक्शन हो उसको इंक्रीज करें। और साथ ही साथ इसका पर्पस ये होता है कि जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ देखी जा रही है वर्ल्ड वाइड, तो उसकी डिमांड्स को भी क्या कर सके, समय के साथ पूरा कर पाए। हाउ टू अचीव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, improving irrigation facilities, use of fertilizer and high yield variety of HYB सीड्स को, हम सीड्स को क्या करें, यूज करें। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी। तो इसका मेनली पर्पस क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड फूड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ उनकी जो डिमांड बढ़ रही है, एग्रीकल्चर फूड डिमांड जो बढ़ रही है, तो उनको क्या करना है, समय के साथ पूरा करना है। तो यही क्या होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का हमारा पर्पस होता है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एडिशनली ऐड किया गया है। ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल की स्कीम टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, हियर सम आर प्रोमिनेंट वंस। तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड आप ये देख सकते हैं, इनने कई सारी स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना निकाली। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप यहाँ पे सिंचाई से ही समझ सकते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। जो एग्रीकल्चरल इरिगेशन का जो इशू है उसको क्या करना है, एनहेंस करना है, उसको खत्म करना है कि सभी को क्या हो, इरिगेशन कवरेज मिल जाए, इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी को। तो इसमें क्या होगा, ड्रॉप सिस्टम लाया जाएगा, वाटर ड्रॉप सिस्टम लाया जाएगा, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन को और मॉडर्नाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको इनहेंस भी कर सकते हैं। कंपोनेंट्स एक्सेलेरेट इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम, ठीक है। तो यहीं पर है खेत को पानी, ये हमारा क्या है, हर घर हर खेत को पानी, ये ऐसे स्कीम्स है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसका पर्पस क्या है, तो जो ऐसे खेत किसान है जिनके खेत क्या होते हैं, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं या किसी आपदा के कारण उनका क्या होता है, खेत का जो उत्पादन है या कहें जो उत्पादित कृषि कार्य था वो क्या हो जाता है, जल जाता है या खराब हो जाता है, या कोई बाढ़ सूखा ऐसी चीजें आ जाती हैं या कहें ओला पड़ जाते हैं। तो इससे क्या होना चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिल जाए। तो इनको यहाँ पर क्या किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, साथ ही साथ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, तो आप कुछ सालों पहले देखे होंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड भी निकाला था। तो इसी में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम निकाली थी, जिसके तहत सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए गए थे। तो इसमें क्या था, जो भी कृषि किसान है वो अपने सॉइल खेत की मिट्टी को लेकर लेबोरेटरी में भेज सकते हैं। तो वो उसकी रिपोर्ट भेजेंगे कि इस सॉइल में किस मात्रा कौन सा मिनरल है, किस मिनरल की जरूरत है किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, आप ये देखने के कि ई नेम आया था, ठीक है। तो जो एपीएमसी एक्ट था, तो उसके तहत क्या किया गया था, सभी जितनी भी मार्केट या मंडी है उनको क्या करना था, ऑनलाइन कनेक्ट करने का प्रयास था कि कोई भी किसान अपने भी सामान को क्या कर सकता है, कहीं पर भी बेच सकता है, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो इसका पर्पस क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना आई थी, जिसके तहत क्या किया गया था कि जितने भी रूरल एरियाज के लोग हैं, कृषि किसान हैं, तो उनको क्या हो, मिनिमम 100 दिन का साल में क्या हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, या तो कृषि कार्य कर रहे हो या उनको मिनिमम 100 दिन का वेजेस मिले, जो कि क्या हो, उनको किसी कार्य में लगाया जाए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF आया था, ठीक है। तो ये सब क्या है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो इसके तहत क्या है, किसानों को मिनिमम रेट पे क्या हो, लोन्स प्रोवाइड करना। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड्स पल्सेस एंड ऑयल पाम एंड मैसी, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये सब चीजें स्कीम जो है गवर्नमेंट लाई थी, जिससे क्या कर सके, जो इंडिया में एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सके या उसको उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, ठीक है। फार्म इन इंडिया की बात करें तो आप इंडिया में देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में सभी स्थानों पे या कहें डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की जाती है, या कहें डिफरेंट कृषि का अनाजों का उत्पादन किया जाता है। जैसे शुगर कैन देख सकते हैं, इन सब रीजन में शुगर कैन, यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। कॉटन, कॉटन का प्रोडक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, ये रीजन जो सभी क्या है, कॉटन के प्रोडक्शन का रीजन है, ठीक है। जूट का प्रोडक्शन आप ये वाले रीजन में देख सकते हैं, ये कुछ रीजन है, ठीक है। टी का उत्पादन, ये सब रीजन क्या हो गया, टी के उत्पादन का होगा, ठीक है। कॉफी, कॉफी का प्रोडक्शन जैसे ये रीजन है, ठीक है, कर्नाटका का रीजन हो गया, यहाँ पर कॉफी प्रोडक्शन है। तो वो इंडिया में देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन कहाँ पर किया जाता है, इसको शो किया गया है इस मैप में, ठीक है। चलिए देखते हैं इंडिया में जो फार्म है, फार्म इन इंडिया में, तो यहाँ पर क्या क्या कैसे यहाँ पर फार्मिंग सिस्टम है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर कैसे स्मॉल फार्म लैंड है, या कहें जो खेत है, यहाँ पर खेतों की साइज कैसी, काफी छोटी है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, HYV या कहें हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज करते हैं, परचेस फ्रॉम मार्केट, जो कि क्या करते हैं, मार्केट से
परचेस करते हैं। टेक एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, एल्डर्स और गवर्नमेंट। तो इसमें कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो इनको जो एडवाइस मिलती है तो बेसिकली क्या करते हैं, परंपरागत रूप से जो इनके फ्रेंड्स हो गए, एल्डर्स हो गए या गवर्नमेंट जो भी एडवाइसेस देती है उसके पर्पज से करते हैं, ये क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। इसमें मशीनरी में देखा जाए तो बेसिकली क्या करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं और वो लॉग का काट का फ्लफिंग के लिए यूज करते हैं। यूज ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन एक्टिविटीज, आल्सो रियल लाइफ स्टॉक टू अर्न मोर इनकम। जैसे कि अभी बताए थे कि यहाँ के अपने गांव में किसानों को देखेंगे तो वो क्या करेंगे, कृषि कार्य करेंगे, साथ ही साथ कुछ जानवरों का भी पालन करते हैं जिससे क्या कर सके, उनका कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो पाए। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी घर के लोग होते हैं वही बेसिकली क्या होते हैं, कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, वही क्या होते हैं, मैक्सिमम कृषि कार्य को कंप्लीट करते हैं। द फार्मर टेक्स क्रेडिट फ्रॉम द बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इंडिया में क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई थी, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई थी, जिससे क्या हो, मिनिमम रेट्स पे क्या हो सके, उनको सीड्स मिल सके, साथ ही लोन मिल सके, ठीक है, जिससे क्या कर सके वो HYV सीड्स को क्या कर सके, परचेस कर सके। लेक स्टोरेज फैसिलिटी सो दे are forced to sell the products even when the market is not favorable to do। तो आप ये देख सकते हैं इंडिया में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम देखने को मिलता है, जिससे क्या देखा जाता है कि यहाँ पर स्टोरेज की कमी देखी जाती है। किसानों को क्या करना पड़ता है, जब उनको फेवरेबल कंडीशन भी नहीं होता या कहीं उनके कृषि का एक उचित दाम भी नहीं मिलता, उनके अनाजों का जब उचित दाम भी नहीं मिलता तब भी वो क्या करते हैं, उन अनाजों को बेच देते हैं, कहीं वो खराब ना हो जाए या सड़ ना जाए। इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप द स्टोरेज फैसिलिटीज। तो आप ये देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटीज है उनको क्या करना चाहिए, और बढ़ाने के लिए स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कई सारे स्कीम्स लाई थे। तो आप जैसे ये देख सकते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कई सारे लाए गए थे, जैसे ई नेम लाए गए थे, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट लाए गए थे, ठीक है, सभी जितनी भी मंडियां हैं उनको क्या करना, ऑनलाइन कनेक्ट करना, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को डेवलप किया गया, क्या हो सके, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पर्टिकुलरली फॉर पेरिशेबल गुड्स हैं, ऐसे खाद्य उत्पाद जो क्या होते हैं कुछ हफ्तों या कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ये सब चीजें क्या होती है कुछ समय के बाद जल्दी ही क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मिल्क हो गया। तो इनके स्टोरेज के लिए क्या किया गया, टमाटर, प्याज, ये सब चीजों को स्टोरेज के लिए क्या किया गया, कोल्ड स्टोरेज को बनवाने का प्रयास किया गया है, ठीक है, बनाए गए, ठीक है। वेयर हाउस डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। साथ ही फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है तो उसी को क्या करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लाई गई। इस कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम दैट इंक्लूड कंपोनेंट फॉर डेवलपिंग फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया गया, किसके तहत, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट हैज आल्सो एनकरेज्ड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन स्टोरेज फैसिलिटीज थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड वेरियस इंसेंटिव्स, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया में क्या किया गया, फार्म सिस्टम कैसा है, वहां पर संबंधित इशू क्या है, मिनिमम टेक्नोलॉजी का यूज होता है, HYV सीड्स खरीदने के लिए, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स खरीदने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, वहां से वो सीड्स खरीदते हैं, और साथ ही साथ उनको एग्रीकल्चरल लोन भी लेने पड़ते हैं, KCC के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाता है कि जब प्रोडक्शन हार्वेस्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद उनको क्या करना होता है, बेचना होता है। तो बेचने जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तब भी उनको बेचना पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास एक फेवरेबल या कहें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिससे उनको समय से पहले ही उनको बेचना पड़ जाता है, ठीक है, और उनकी उचित कीमत भी नहीं मिल पाती। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप लिए जिससे क्या हो सके, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज होगा, ठीक है, वेयर हाउसेस हो गए, उनके डेवलपमेंट के लिए या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए लोगों को प्रमोट किया, या कहें कई सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई, या कहें प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया, कई सारे इंसेंटिव्स दिए इनको,
ठीक है। अब देखते हैं फार्म इन यूएसए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज से ही देख सकते हैं कि एक ही खेत में कितने बहुत सारे लोग लगे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। तो ये सब क्या है, इसी इमेज से समझ सकते हैं कि यूएसए के फार्म कैसे होंगे, कि जो बड़े अभी इंडिया में देखे थे कि छोटे लैंड थे, वहीं पर यूएसए में देखेंगे बड़े बड़े क्या होते हैं, खेत होते हैं। यहाँ पर अ लार्ज साइज फार्म लैंड होगा। द फार्मर जनरली रिसाइड द फार्म, ठीक है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट एंड कॉटन का, ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop from time to time. Soil samples are checked in laboratory to check whether the nutrition are sufficient or not. The farmer computer, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या करते हैं, ये लेबोरेटरी में भी क्या करते हैं, सॉइल को चेक कराते हैं, उसका लेबोरेटरी चेक कराते हैं, जो उनके न्यूट्रिशन की कमी होती है उनको एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, ठीक है। द फार्मर्स कंप्यूटर इज लिंक्ड टू सैटेलाइट विच गिव्स हिम इज प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उनके कंप्यूटर सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी लैंड के जो भी यूज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उनको क्या होती है, डायरेक्टली मिलती रहती है। दिस हेल्प फार्मर्स टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वेदर दे आर रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से उनको ये सैटेलाइट क्या करता है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहता है कि कब केमिकल फर्टिलाइजर को देने की जरूरत है, कब उनको स्प्रेड करना है, पेस्टिसाइड्स की कब जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो काफी काफी मॉडर्न तरीके से क्या करते हैं, कृषि कार्य कर रहे होते हैं। फार्मर्स यूजेस ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, leverer, combined harvester and थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। तो आप ये देख सकते हैं कि इनके पास जो काफी सारे मशीन्स हैं, तो कौन कौन सी, ट्रैक्टर हो गया, सीड ड्रिलर हो गया, ठीक है, लेवलर होगा, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज करते हैं, काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपने कहाँ पर ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में क्या करते हैं, अपने अनाजों को क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बड़े मात्रा में देख सकते हैं कि इनमें काफी डिफरेंस है इंडिया के फार्म में और यूएसए के फार्म में। वहां पर जहां पर इंडिया में क्या छोटे फार्म लैंड है, यहीं पर यूएसए में आपको देखने मिलता है बड़े बड़े लार्ज साइज के फार्म लैंड है। यहाँ पर सैटेलाइट का यूज किया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है समय से पाने के लिए, ठीक है। काफी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज हो रहा है। इंडिया में क्या होता है, ये होम हाउस होल्ड जो होते हैं या कहीं घर के ही लोग होते हैं, वही कृषि कार्य कर रहे होते हैं, और मिनिमम टेक्नोलॉजी का यूज होता है, साथ ही साथ क्या है, मिनिमम मशीनरी का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी बड़े लेवल पे इंडिया और यूएसए के आपको फार्म लैंड में डिफरेंसेस मिल जाता है। यही क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ठीक है। हम अभी भी हम क्या कर रहे हैं, परंपरागत रूप से कृषि कार्य कर रहे होते हैं, कुछ ही नए नए मशीनरी का यूज करना शुरू किया है, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिसेस है, ठीक है, ना हम कभी सॉइल का चेक चेक कराते कि उसमें कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है, कौन सी न्यूट्रिशन की कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, ठीक है। गवर्नमेंट्स को भी उसमें प्रमोट करना चाहिए, काफी सारे क्या करना चाहिए, इंसेंटिव्स देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, रिसर्च कार्य भी करने चाहिए। तो इस तरीके से जरूरी है कि क्या करे, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, और नई नई स्कीम या कहें नए नए जो रिसर्च लाए, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को भी डेवलप करे, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स को भी क्या करे, उसको डेवलप करे, जिससे क्या हो, एग्रीकल्चर नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके, या कहें जो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को क्या कर सके, पूरा कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।